अगला बिंदु ये साबित करने के लिए कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ बहुत अहम योगदान किया है विश्व शांति में, उसका अगला बिंदु है निःशस्त्रीकरण हेतु किए गए प्रयास। निःशस्त्रीकरण हेतु किए गए प्रयासों में भारत ने क्या योगदान किया। संयुक्त राष्ट्र संघ तो सतत रूप से निःशस्त्रीकरण के प्रश्न को बहुत महत्व दे रहा था, उस मुद्दे को बहुत महत्व दे रहा था, और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्लेटफॉर्म में, उसके बैनर के तले बहुत बार ऐसे प्रयास चल रहे थे कि निःशस्त्रीकरण हो। निःशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है ये मैंने आपको पूर्व में भी बताया, एक बार पुनः बता दूं। विश्व को जो खतरनाक शस्त्र तैयार हो रहे हैं उससे मुक्त करना, पहले उसके उत्पादन को बंद करना, उसके बाद जो उत्पादित हो चुके हैं हथियार, उन हथियारों को धीरे धीरे समाप्त करते हुए एक ऐसा समय लाने की चेष्टा करना, कोशिश करना जब विश्व जो है वह पूरी तरह ऐसे खतरनाक हथियारों से मुक्त हो जाए। इस संबंध में भारत की जो मान्यता रही है कि शस्त्रों की दौड़ से युद्ध की संभावनाओं को बल मिलता है। शस्त्रों की दौड़ से युद्ध की संभावनाओं को बल मिलता है। शस्त्रों की दौड़ का अर्थ क्या है? एक राष्ट्र यदि हथियार बनाता है तो उसका पड़ोसी राष्ट्र या उसका दुश्मन राष्ट्र उससे ज़्यादा ताकतवर हथियार बनाने की कोशिश करता है, और कहीं वो दुश्मन राष्ट्र उससे ज़्यादा ताकतवर हथियार बनाने में सक्षम हो गया, सफल हो गया, तो पहला राष्ट्र पुनः उससे भी ज़्यादा हथियार बनाने की कोशिश करता है, ज़्यादा बेहतर हथियार बनाने की। परिणाम क्या होता है? एक से एक विध्वंसक हथियार तैयार होते जाते हैं। दूसरा, इन देशों का ध्यान हथियार बनाने और हथियार एकत्रित करके रखने में रहता है। तीसरा, क्योंकि इनका ध्यान हथियारों की ओर ज़्यादा है, सैन्य साज सज्जा की ओर ज़्यादा है, इन लोगों का ध्यान विकास से हट जाता है, मानव विकास से हट जाता है। चौथा, ये बहुत बड़ा बिंदु है कि मानव विकास से इनका ध्यान हट के नरसंहार की ओर चला जाता है। ऐसे विध्वंसक हथियार बनाने की तैयारी में ये लोग अपना पूरा एनर्जी लगा देते हैं, जिससे मानव विकास का जो लक्ष्य है वो उससे वो कोसों दूर चले जाते हैं। चौथा जो निःशस्त्रीकरण आवश्यक था कि यदि अब अगला युद्ध होगा तो विश्व पूरी तरह आदिकाल में चला जाएगा, विनाश का बिल्कुल चरम होगा अगला युद्ध यदि होता है तो, क्योंकि परमाणु बम आदि इतने सारे हो गए हैं और इतने बड़े बड़े स्तर पर हो गए हैं, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, कि विश्व बचेगा नहीं, ये भय। उसके बाद अगला बिंदु, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता। यदि सब लोग हथियारों की दौड़ में लग जाएं, कुछ देश, तो शांति कहाँ से आएगी? दूसरा, ये देश हथियारों में पैसा लगाने के बदले क्यों न बेहतर समाज को बनाने में पैसा लगाएं, जिससे शायद विश्व शांति और आए, शायद क्या सुनिश्चित रूप से विश्व शांति को फायदा होगा। तो इस प्रकार निःशस्त्रीकरण को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बहुत अहम मुद्दा माना था और काफ़ी प्रयास किए। निःशस्त्रीकरण से विश्व शांति को बनाए रखा जा सकता है, शस्त्रों की होड़ से नहीं। इस मान्यता के आधार पर भारत और अन्य देशों ने 1961 में आणविक परीक्षण को बंद करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा। आणविक परीक्षणों को बंद करने का प्रस्ताव। जिन देशों के पास बम है तो है, पर अब नए परीक्षण कदापि नहीं होंगे। इसको लेकर प्रस्ताव रखा गया जिसमें भारत भी शामिल था। 1962 में जिनेवा में, जो देखिए एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पर विश्व की शांति के लिए बड़े बड़े आयोजन किए गए हैं। वर्तमान में पर्यावरण को लेकर जिनेवा में बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं। स्विट्जरलैंड में
तो ये जिनीवा में 1961 में आणविक परीक्षणों को बंद करने का प्रस्ताव रखा और 1962 में निशस्त्रीकरण सम्मेलन उसी के परिप्रेक्ष्य में जिनीवा में आयोजित किया गया। भारत ने इस सम्मेलन में अन्य देशों के साथ 7 अन्य देशों के साथ प्रस्ताव रखा, जिसे स्मरण पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मरण पत्र। उस स्मरण पत्र के तहत 1963 में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने जब आंशिक रूप से आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि करके एक नया उदाहरण सामने रखा तो भारत ने इसका स्वागत किया। अब देखिए, ये इस सतत दबाव का ही परिणाम था जिसमें भारत भी शामिल था कि अंततः कुछ ऐसे देश जो परमाणु बमों से लैस थे, सज्जित थे, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, इन लोगों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसका नाम है आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। और इसके तहत कहीं भी, चाहे वो आकाश हो, वायुमंडल हो, जल हो, आणविक परीक्षण आगे से नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया, निश्चय किया, जिसका भारत ने स्वागत किया। 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने भी अपने भाषण में, महासभा के भाषण में ये अपील की थी कि जितने भी परमाणु शस्त्र हैं उन्हें फेंकने के उपकरणों को भी नष्ट किया जाए, उसका निर्माण न करने का आश्वासन दिया जाए। ये कब की बात है? 1987। महासभा में निशस्त्रीकरण संबंधी विषय का प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव में के तहत 1988 में राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तीसरा विशेष सम्मेलन हुआ था निशस्त्रीकरण को लेकर, उसमें उन्होंने एक योजना सामने रखी कि अगले 22 वर्ष के भीतर विश्व से सभी प्रकार के परमाणु हथियार हटाए जाएं, 3 चरणों में। एक प्रस्ताव, एक योजना 88 में रखी गई और लक्ष्य रखा गया अगले 22 वर्ष, यानी 2010 आते आते 3 चरणों में विश्व राष्ट्र, परमाणु संपन्न राष्ट्र, इन परमाणु हथियारों को समाप्त कर दें और इन परमाणु हथियारों के लिए जो उपकरण लगते हैं उन्हें भी समाप्त करें। इसका परिणाम क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ से इस योजना को तत्काल एक कार्यक्रम रूप में प्रारंभ करने की योजना बनाई और भारत जो है इस प्रकार निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में काफ़ी योगदान देने के लिए जाना जाता है। वह सतत रूप से निशस्त्रीकरण के पक्ष में रहा। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि यदि भारत परमाणु परीक्षण के विपक्ष में रहा है तो भारत ने स्वयं में कैसे 1998 और उसके बाद परमाणु परीक्षण किए हैं। पोखरण में परीक्षण हुआ था इंदिरा गांधी के काल में 1971 में, 1998 में, 1974 में, ऐसे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में परीक्षण हुए थे। ये परीक्षण शांति के लिए हैं, शांति के लिए, उसका अर्थ है एनर्जी के उत्पादन के लिए, बॉम्ब के लिए नहीं। तो इस प्रकार इस एक लाइन से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत निशस्त्रीकरण के पक्ष में रहा है, शस्त्रों के रूप में इसका उपयोग ना हो ऐसा भारत सतत रूप से कहता रहा है। अगला बिंदु जिस पे भारत के योगदान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है वह है रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष में। ये 6वां बिंदु है, रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष में। रंग भेद क्या है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं अपार्थीड। अपार्थीड रंग भेद की नीति के तहत विश्व में जो ब्लैक्स थे, निग्रो लोग थे, निग्रो जिन्हें कहते हैं, जो अफ्रीका के थे, उन्हें बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता था। अंग्रेज लोग भी भारत के निवासियों को ब्लैक्स कहते हुए बड़े हेय दृष्टि से देखते थे। महात्मा गांधी की वो घटना आपको याद ही होगी जिसमें साउथ अफ्रीका के एक शहर में ट्रेन में जाते हुए उन्हें ट्रेन से ये कह के उतार दिया गया कि ये
वाइट्स लोगों का डब्बा है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही थी और साउथ अफ्रीका जैसे देश में, जो अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है, वहां भी इस तरह की घटनाएं चल रही थी। भारत ने इस रंग भेद की नीति को विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा माना, लगातार इसका विरोध किया। उसने सदैव प्रजाति भेद, रंग भेद, प्रजाति भेद से अर्थ क्या है? यही अफ्रीकी जाति को एक हीन दृष्टि से देखना, भारतीय जाति को हीन दृष्टि से देखना, अपने को गोरी चमड़ी का मानते हुए अपने को उच्च श्रेणी का मानना। तो ये प्रजाति भेद और रंग भेद के विरुद्ध उसने सतत आवाज उठाई है, जनमत तैयार किया है। और उसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ में कई प्रस्ताव भी पारित हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका, देखिए अफ्रीका के नक्शे में दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया, ये दो देश ऐसे थे जहां पे गोरी सरकारें थीं। गोरी सरकार से मतलब सरकार में केवल गोरे लोग ही रह सकते थे, यद्यपि वहां की जनता गोरों की तुलना में काले लोग वहां ज्यादा थे। जो स्थानीय जनता थी वो ब्लैक्स थी, अश्वेत थी। और इन अश्वेतों पर मात्र चूंकि वे अश्वेत हैं इसलिए बहुत अत्याचार करती थी ये सरकारें। इसका भारत ने प्रबल विरोध किया। इस रंग भेद की नीति का दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया में जो हो रहा था उसको लेकर भारत ने बहुत कड़ा विरोध किया। इतना विरोध किया कई बार कि रंग भेद की नीति अपनाने वाले साउथ अफ्रीका के साथ भारत ने क्रिकेट संबंध भी तोड़ दिए। जब वहाँ पे रंग भेद की नीति चल रही थी उस समय भारत ने दक्षिण अफ्रीका से क्रिकेट खेलने से भी मना कर दिया था, क्योंकि क्रिकेट की टीम में सब गोरे रहते थे, उनके अश्वेतों को स्थान नहीं दिया जाता था। तो भारत ने इसका प्रबल विरोध किया। 8 फरवरी 87 को राजीव गांधी ने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में रंग भेद के विरुद्ध आयोजित जो सम्मेलन हुआ था उसमें रंग भेद की भावना को मानवता का कलंक कहा और दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद समाप्त करने के लिए विश्व समुदाय को कुछ व्यापक प्रयास करने के लिए, समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए आह्वान किया। इस प्रकार एक तरीके से रंग भेद के आंदोलन का एक तरीके से भारत नेतृत्व भी करता रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, अलग अलग जगह उसने इस रंग भेद की नीति के खिलाफ मुखर आवाज़ उठाई है और विश्व जनमत तैयार किया है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि रंग भेद विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार और रोडेशिया की गोरी सरकार के अश्वेतों के खिलाफ अपनाई गई नीति के विरोध में भारत ने यहाँ तक अनुरोध किया कि आर्थिक प्रतिबंध इन देशों पर लगाया जाए। आर्थिक प्रतिबंध से तात्पर्य ये कि इनके साथ किसी तरह के व्यापारिक संबंध ना हो, इनके साथ किसी तरह के सांस्कृतिक संबंध ना हो, लेकिन सांस्कृतिक संबंधों से ज़्यादा आर्थिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाने का जोर दिया गया। उन्होंने आह्वान किया कि यहाँ की जो सरकार है इनका समर्थन करने वाली मात्र आधा दर्जन सरकारों को पीछे धकेल कदम उठाया जाए। इनके खिलाफ इसी का परिणाम है कि 1993 में दक्षिण अफ्रीका में श्वेत संगठनों के भारी विरोध के बावजूद संविधान को स्वीकृति मिली, जिसमें अश्वेतों को बराबरी का दर्जा प्रदान किया गया। ये बहुत नई घटना है, यानी अश्वेतों को श्वेतों के समकक्ष लाने का जो संवैधानिक प्रावधान हुआ वह 1993 में हुआ अंततः जाकर, जिसमें अश्वेत बहुसंख्यकों को मताधिकार, राजनीतिक पद प्राप्ति का अधिकार और राष्ट्रीय विषयों पर अपनी बात रखने का अधिकार मिल गया। और उसके बाद अब स्थितियां वहां पर काफ़ी सुधर चुकी हैं। 1993 के बाद भारत ने अपने क्रिकेटिंग संबंध भी साउथ अफ्रीका के साथ
पुनः प्रारंभ कर दिए हैं। इसके साथ ही 1993 में जो ये संवैधानिक परिवर्तन आया, गोरी सरकारों के अथक प्रयास के बावजूद भी जब अश्वेत बहुल जनसंख्या ने ये कानून देश में लागू करवाया तो उसके साथ ही रंग भेद की नीति का अंत हुआ। और इस प्रकार साउथ अफ्रीका और रोडेशिया ये दो ऐसे अंतिम देश बने जहां रंग भेद की जहां अंतिम देश बने विश्व के नक्शे में, जहां से रंग भेद हटा दिया गया और अब रंग भेद की नीति विश्व के किसी भी देश में नहीं है। इस प्रकार रंग भेद की नीति को आमूल चूल रूप से समाप्त करने में भारत का बहुत अहम योगदान रहा है। जहां कहीं भी कभी कभी रंग भेद की नीति के आधार पर कहीं कुछ उत्पीड़न दिखता है तो भारत उसका खुला विरोध करता है। कानून तो बन गए पर उसको लागू करने में कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ समय लगता है। और जब जब ऐसी कुछ घटनाएं सामने आती हैं जिसमें अश्वेतों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो भारत उसका प्रखर विरोध करता है। और इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ को वह सक्रिय रूप से सहयोग देता रहा है। तो ये हुआ भारत और रंग भेद संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर तले। अब अगला जो बिंदु है वह है उपनिवेशवाद समाप्ति हेतु किए गए प्रयास। उपनिवेशवाद समाप्ति। उपनिवेशवाद के खिलाफ और उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाने के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो भी प्रयास किए, भारत उन प्रयासों में बहुत निकट रूप से जुड़ा रहा है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। 1947 में भारत स्वतंत्र होता है और भारत की स्वतंत्रता के बाद लगभग 100 से ज़्यादा देश विश्व में स्वतंत्र होते हैं। मूल रूप से वे देश अफ्रीका और एशिया के हैं। भारत के बाद ये स्वतंत्रता इनको मिलती है, यानी 1950 तक 100 देश से ज़्यादा उपनिवेश बने हुए थे। और ये उपनिवेश किनके थे? उन विश्व के गिने चुने शक्तिशाली देशों के, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस आदि आते हैं, जर्मनी। 1950 में भारत ने इन उपनिवेशों, भारत भी पूर्व में एक उपनिवेश ही तो था, स्वतंत्र राष्ट्र वो 1947 में बना और उसका अपना स्वयं का संविधान 1950 में आया। 1950 में जाकर वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना। भारत चाहता था कि विश्व के अन्य देश भी स्वतंत्र हों, वे भी उसी श्रेणी में, उसी पंक्ति में खड़े हों, नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों की पंक्ति में, जिसका भारत अगुवाई अब कर सकता है। और इसी तारतम्य में भारत ने उपनिवेशों के पक्ष में आवाज़ उठाई। उपनिवेशवाद में विश्वास करने वाले देशों के खिलाफ अपनी आवाज़ मुखर की। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं उनके सहयोग से भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 1950 में ही एक प्रस्ताव रख दिया था। उस प्रस्ताव के तहत ये स्वीकार किया गया कि उपनिवेशवाद को समाप्त करना है और इसके क्रियान्वयन के लिए प्रभावशाली कदम उठाने हैं। इसकी जांच के लिए 1961 में एक समिति बनी। किसकी जांच के लिए? उपनिवेशवाद की समाप्ति, उसमें आने वाली दिक्कतें, उसके परिणाम। तो 17 देशों की एक समिति बनाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। उसमें भारत भी एक सदस्य बनता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से महाशक्तियों की चिंता किए बिना उपनिवेशवाद की समय समय पर कटु आलोचना की है। और इस प्रकार उसने इस मुद्दे पर भी ये
बताने की कोशिश की है, स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वह एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपना निर्णय स्वयं लेता है। उसने इस मामले में अमेरिका और रूस दोनों को लताड़ा, फ्रांस, ब्रिटेन सबको लताड़ा, क्योंकि ये वो देश थे जिन्होंने उपनिवेश तैयार किए थे, जो साम्राज्यवाद में विश्वास करते थे। ऐसे देशों को भारत ने बहुत लताड़ा है, कटे आलोचना की है और मानव गरिमा के विरुद्ध इसे निरूपित करते हुए बारंबार इन देशों की स्वतंत्रता की मांग करता रहा। और इसी का परिणाम है कि भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के और कुछ अन्य देशों के सतत दबाव के कारण साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद समर्थकों को मुंह की खानी पड़ी और एक के बाद एक कई राष्ट्र मुक्त होते चले गए। नए राष्ट्र की मुक्ति के लिए भारत और भारतीय सेना ने जो संघर्ष किया बांग्लादेश में, वो उल्लेखनीय है। ये विश्व इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि भारत ने ऐसा करते हुए अपने हित के लिए ये प्रयास नहीं किया था। वहाँ की जो जनता थी उसकी आवाज़, राष्ट्रीय एक राष्ट्र बनने की आवाज़, उसका समर्थन किया था। इसी तरह 1986 में नामीबिया को भारत ने दक्षिण अफ्रीका से मुक्त कराने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया था। ये घटना है 1986 की। 10 सूत्री कार्यक्रम नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। इस प्रकार भारत ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और इनमें विश्वास करने वाली विश्व ताकतें, इनका बड़ा कड़ा विरोध किया और इस प्रकार ऐसा करते हुए उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आवाज़ बुलंद की और संयुक्त राष्ट्र संघ को उल्लेखनीय योगदान दिया। इसके बाद अगला बिंदु जिसमें भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर योगदान दिया है, वह है मानव अधिकारों की रक्षा में। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स। भारत हमेशा ह्यूमन राइट्स का समर्थक रहा है। ये ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स ऐसे अधिकार जो मानव को मानव जैसा रहने के, जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। भारत ने अपने नागरिकों को वे सारे मानव अधिकार दिए हैं और विश्व के किसी अन्य देश में भी जहां मानव अधिकारों का हनन होता है उसकी आलोचना करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, उसके प्लेटफॉर्म से, महासभा से उसने सतत रूप से मानव अधिकार के हनन करने वाले देशों, पात्रों की कड़ी आलोचना की है, उन पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। भारत के ही साथ कुछ अन्य देशों के प्रयासों का ही परिणाम था कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संपूर्ण विश्व के लोगों को मूल अधिकार, मूलभूत मानवाधिकार दिलाने के लिए मानवाधिकार उच्चायोग का गठन किया। किसका गठन किया? मानवाधिकार उच्चायोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो एक तरीके से वॉच डॉग का काम करता है और पूरी दुनिया में विभिन्न देशों की गतिविधियों पर नज़र इस उद्देश्य से रखता है कि वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन यापन में सरकार कुछ ऐसा तो नहीं कर रही है जो उन्हें मानव अधिकारों से वंचित करता हो। जेल आदि में जो कैदी भी होते हैं उनका भी एक अपना सम्मान होता है। वे कैदी तो हैं, लेकिन कैदी होने से पहले वे मानव हैं। तो इस प्रकार कैदियों के साथ भी समुचित व्यवहार वहाँ की सरकारें करें, इसका प्रयास भी मानवाधिकार आयोग करता है। इसके बाद अंतिम बिंदु इस मुद्दे पर
भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने में भारत ने योगदान दिया है। किनको? आर्थिक और सामाजिक। भारत की स्वयं की इतनी आर्थिक समस्याएं थी जब वो स्वतंत्र हुआ, भारत के स्वयं की इतनी सामाजिक समस्याएं थी जब वो स्वतंत्र हुआ, जो इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी जातियां, प्रजातियां, विभिन्न विभिन्न राज्यों के अलग अलग तरह का समाज, इसमें एकता बनाए रखने का प्रयास तो भारत सरकार सतत रूप से कर ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसने विश्व में भी होने वाली आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के हल में काफ़ी योगदान किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन, यूनिडो, UNIDO अंग्रेजी में इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो तीसरा सम्मेलन हुआ था भारत में, नई दिल्ली में, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपील की थी कि विश्व में भुखमरी को दूर करने का संघर्ष हमारा एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान के तहत भारत ने सदैव निर्धन देशों, विकासशील देशों के पक्ष में आवाज़ उठाई है। सदैव ये विश्व समुदाय से अनुरोध किया है कि इन देशों के लिए कुछ अतिरिक्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत का अटूट विश्वास रहा है कि इन देशों में यदि शांति होगी तो विश्व शांति को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, विश्व शांति स्थायी हो पाएगी। यदि विश्व का कोई हिस्सा आर्थिक रूप से अशांत है, सामाजिक रूप से अशांत है, तो विश्व शांति का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसी उद्देश्य से भारत सदैव विकासशील और निर्धन देशों के पक्ष में आवाज़ उठाता रहा है और भूखमरी को उसने एक मुख्य मुद्दा मानते हुए विश्व समुदाय से सतत रूप से अनुरोध किया है कि वो इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। अंत में हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष के रूप में कि भारत ने विश्व शांति की स्थापना में, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास में, निःशस्त्रीकरण में, उपनिवेशवाद के उन्मूलन में, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को बढ़ाने में काफ़ी सक्रिय योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने सक्रिय भूमिका दी है और अनेक क्षेत्रों में आधारभूत सिद्धांतों पर विश्वास प्रकट किया है। भारत का मत तो स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना विश्व शांति की कल्पना संभव नहीं। मैं पुनः दोहरा दूं, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ पर इतना विश्वास है कि उसका मत रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना विश्व शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि उसके बिना आधुनिक विश्व की हम कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।